आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे इंसान की बात करूंगा, हो सकता है आपकी आत्मा कांप जाए। एक बात कहूं, वीडियो पूरा देखिएगा अगर हिम्मत है आप में तो, और कोशिश करिएगा कि अंत में रोएं भी ना आप। इनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का वीडियो देखा था। यह उनके ज्येष्ठ पुत्र 1657 में इनका जन्म हुआ। बचपन से आखिरी तक केवल संघर्ष। 2 साल की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। मां जीजाबाई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां थी, यानी कि इनकी दादी, उन्होंने इनको पालन पोषण किया। सोचता हूं कहां से शुरू करूं और कहां लेके जाऊं। अद्भुत बालक जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता लगना जरूरी है। 13 साल की उम्र तक 13 भाषाएं सीख चुके थे। 13 साल की उम्र तक संस्कृत के विद्वान पंडित सारी रीजनल भाषाएं, भारत की पुर्तगालियों की भाषा, अंग्रेजों की भाषा, मुगलों की भाषा, साउथ इंडियन लैंग्वेज, सारी डेक्कन भाषा, कई शास्त्र लिख डाले। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र पढ़ डाले नहीं बोल रहा। 13 साल की उम्र तक 13 भाषा और कई शास्त्र, बुद्ध भूषण और नखशिखा जैसे वो शास्त्र, और कई शास्त्र जहां पे इन्होंने अपने रायगढ़ के किलों की बात करी, गणपति का बहुत सुंदर गुणगान किया। हॉर्स राइडिंग, आर्मरी, तीरंदाजी और बॉडी बिल्डिंग, इन सब में तो इतने पावरफुल थे। एक्चुअली ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है शस्त्र और शास्त्र दोनों के। जो बच्चा या जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है ना, फिर उससे शस्त्र उठता नहीं, और जो शस्त्र उठा लेता है वो शास्त्र पढ़ने में निपुण नहीं होता। अद्भुत बाल साहित्यकार, जो साहित्य पढ़ता भी था और साहित्य लिखता भी था। हुआ क्या, बुद्धि और बल दोनों बढ़ गया। 60 किलो की तलवार लेके 16 साल की उम्र में पहला युद्ध रामनगर का जीता। छोटा बच्चा होता है ना, उसका मन होता है कि पिता के साथ समय बिताए, पर पिता उस समय मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त हो चुके थे। लेकिन एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अभी ये 9 साल के थे संभाजी महाराज, इनको क्या बोले, मेरे साथ चलो, आगरा जा रहा हूं मैं, वहां के मुगल शासक औरंगजेब से मिलने। और घोड़े में बिठा के 1250 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, घोड़े में 1250 किलोमीटर 9 साल का बच्चा पिता के साथ पीछे बैठ करके पहुंच गया आगरा। आगरा में क्या हुआ ये देख के हैरान हो गया। छोटा सा बच्चा, वहां मुगल सल्तनत के राजा उस समय जहापना क्या किया, इनकी पहले तो बेइज्जती करी, उसके बाद इनको कारागृह में बंदी बना लिया। ये बच्चा घबराता नहीं था, ये करेज इतना था कि वहीं बैठ के सोचने लगा, कैसे निकलूं, कैसे पिता को निकालूं, कैसे निकलूं। पहले तो पिता को बाहर निकाला, कुछ दिनों के बाद खुद भी वहां से गायब हो गया, रायगढ़ पहुंच गया। 10 साल की उम्र में इसको महाराज ऑफ आमेर के पास भेज दिया गया कि कैसे पॉलिटिकल अलायंसेस को और समझ सकें। यही 2 इंसिडेंट इसके लिए बहुत हो गए थे कि कैसे ये समझे, और उसके बाद तैयारी करने लगा। हर सफल शासक के पास कोई ना कोई बुद्धिमान सलाहकार जरूर रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य पंडित थे, जिन्होंने धनानंद के सारे साम्राज्य को उखाड़ा था। ठीक इसी प्रकार इन्होंने उज्जैन के कवि को, कवि कलश, उनको अपना सलाहकार, एडवाइजर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बनाया, जो अपनी कविताओं के माध्यम से इनकी विचारधारा को तैयार किया करते थे, इनकी सोचने की क्षमता, इनके बैरियर्स को खत्म करते थे। वो उनके ऐसे महान इंटेलिजेंट एडवाइजर थे जो हमेशा इनके, कवि कलश को हमेशा अपने साथ रखते थे। पिता अभी युद्ध लड़ने में बिजी थे, इन्होंने 19 साल की उम्र से पिता के पीछे से अपने रायगढ़ के किले को संभालना शुरू कर दिया। 23 साल की उम्र में 1681 में पिता छत्रपति शिवाजी महाराज वीर मराठा, उनका देहांत हुआ। इन्होंने 1 मिनट समय नहीं देर गवाया, तुरंत तैयारी करी। तुरंत क्या तैयारी करी, औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला, और ये सोचने लगे कि हमारे पास आज धन की तो कमी है, और अगर इसके किले को पहली बार में मैं उखाड़ दूं, इनका धन घटेगा, मेरा बढ़ेगा, डबल बेनिफिट। औरंगाबाद की इस बड़ी लूट और बड़ी हार ने औरंगजेब को एकदम हैरान कर दिया। औरंगजेब ने सोचा भी नहीं था कि 23 साल का ही तो बच्चा है ये ऐसा कैसे कर सकता है। और इसने अपने हुसैन अली खान नाम का अपना सबसे बड़ा जनरल, उसको 20,000 हाथी और सैनिकों के साथ, घोड़ों के साथ, पशुओं के साथ भेजा कि इसको खत्म कर। हुसैन अली खान बोला कि 2 दिन में खत्म कराऊंगा, 2 दिन में खत्म। वहां पे मराठा इतने तेज, और इसका जो करेज था ना, इनकी लीडरशिप बड़ी पावरफुल थी। मराठा इकट्ठे हो गए, और हुसैन अली खान को 1 साल लगा, कुछ नहीं कर पाया, कई बार उसको मारा। इसने इसको वापस बुलाया और 1680, 81, 82 कई दफा अटैक कराया। अच्छा, एक भी लड़ाई नहीं। एक बात बताएं आपको, पूरे इतिहास के अंदर शायद
छत्रपति संभाजी महाराज ही अकेला ऐसा योद्धा रहा होगा हमारे देश से जिसने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी लेकिन एक भी नहीं हारा। औरंगजेब सोचा पूरा नॉर्थ तो मैं जीत ही चुका हूं, अब तो केवल डेक्कन बाकी रह गया है। डेक्कन समझते ना, जो उस समय का जो दक्षिण था, अहमदनगर से नीचे लेके जो आज का केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, हैदराबाद, जितना भी आज पूरा देखते हैं महाराष्ट्र मिला के, वो सोचा कि बस ये डेक्कन जीतना बाकी रह गया है। तो वो महाराष्ट्र की तरफ जब बढ़ने लगा तो वहीं औरंगजेब ने एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश किया पुर्तगालियों के साथ गोवा में, ताकि समुद्री रास्ते से उनको एक और सपोर्ट मिले, उनके आमदन एम्युनिशन मिडिल ईस्ट से आ सके। औरंगजेब बहुत तेज था, बोला सोचा नॉर्थ से भी सपोर्ट लूंगा, पोर्चुगीज लोगों को साथ रखूंगा, साउथ से और निकालूंगा, तीनों चारों दिशाओं से खदेड़ के खत्म कर दूंगा, ये तो छोटा सा बच्चा है। इन्होंने जैसे ही पता चला संभाजी महाराज को, सबसे पहले ये गोवा में घुस गए। गोवा में जाकर के इन्होंने पोर्चुगीज को तो उखाड़ उखाड़ के बहुत फेंक फेंक के मारा और ये वापस आए। उसके बाद फिर लड़ने की तैयारी करी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य पंडित थे जिन्होंने धनानंद के सारे साम्राज्य को उखाड़ा था। ठीक इसी प्रकार इन्होंने उज्जैन के कवि कलश, उनको अपना सलाहकार, एडवाइजर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बनाया, जो अपनी कविताओं के माध्यम से इनकी विचारधारा को तैयार किया करते थे, इनकी सोचने की क्षमता, इनके बैरियर्स को खत्म करते थे। वो उनके ऐसे महान इंटेलिजेंट एडवाइजर थे जो हमेशा इनके कवि कलश को ही हमेशा अपने साथ रखते थे। पिता भी युद्ध लड़ने में बिजी थे, इन्होंने 19 साल की उम्र से पिता के पीछे से अपने रायगढ़ के किले को संभालना शुरू कर दिया। 23 साल की उम्र में 1681 में पिता छत्रपति शिवाजी महाराज वीर मराठा, उनका देहांत हुआ। इन्होंने 1 मिनट समय नहीं देर गवाया, तुरंत तैयारी करी। तुरंत क्या तैयारी करी? औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला, और ये सोचने लगे कि हमारे पास आज धन की तो कमी है, और अगर इसके किले को पहली बार में मैं उखाड़ दूं, इनका धन घटेगा, मेरा बढ़ेगा, डबल बेनिफिट। औरंगाबाद की इस बड़ी लूट और बड़ी हार ने औरंगजेब को एकदम हैरान कर दिया। औरंगजेब ने सोचा भी नहीं था कि 23 साल का ही तो बच्चा है ये ऐसा कैसे कर सकता है। और इसने अपने हुसैन अली खान नाम का अपना सबसे बड़ा जनरल, उसको 20,000 हाथी और सैनिकों के साथ, घोड़ों के साथ, पशुओं के साथ भेजा कि इसको खत्म कर। हुसैन अली खान बोला कि 2 दिन में खत्म कराऊंगा, 2 दिन में खत्म। वहां पे मराठा इतने तेज, और इसका जो करेज था ना, इनकी लीडरशिप बड़ी पावरफुल थी। मराठा इकट्ठे हो गए और हुसैन अली खान को 1 साल लगा, कुछ नहीं कर पाए, कई बार उसको मारा। इसने इसको वापस बुलाया और 1680, 81, 82 कई दफा अटैक कराया। अच्छा, एक भी लड़ाई नहीं। एक बात बताएं आपको, पूरे इतिहास के अंदर शायद छत्रपति संभाजी महाराज ही अकेला ऐसा योद्धा रहा होगा हमारे देश से जिसने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी लेकिन एक भी नहीं हारा। औरंगजेब सोचा पूरा नॉर्थ तो मैं जीत ही चुका हूं, अब तो केवल डेक्कन बाकी रह गया है। डेक्कन समझते ना, जो उस समय का जो दक्षिण था, अहमदनगर से नीचे लेके जो आज का केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, हैदराबाद, जितना भी आज पूरा देखते हैं महाराष्ट्र मिला के, वो सोचा कि बस ये डेक्कन जीतना बाकी रह गया है। तो वो महाराष्ट्र की तरफ जब बढ़ने लगा तो वहीं औरंगजेब ने एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश किया पुर्तगालियों के साथ गोवा में, ताकि समुद्री रास्ते से उनको एक और सपोर्ट मिले, उनके आमदन एम्युनिशन मिडिल ईस्ट से आ सके। औरंगजेब बहुत तेज था, बोला सोचा नॉर्थ से भी सपोर्ट लूंगा, पोर्चुगीज लोगों को साथ रखूंगा, साउथ से और निकालूंगा, तीनों चारों दिशाओं से खदेड़ के खत्म कर दूंगा, ये तो छोटा सा बच्चा है। इन्होंने जैसे ही पता चला संभाजी महाराज को, सबसे पहले ये गोवा में घुस गए। गोवा में जाकर के इन्होंने पोर्चुगीज को तो उखाड़ उखाड़ के बहुत फेंक फेंक के मारा और ये वापस आए। उसके बाद फिर लड़ने की तैयारी करी। देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ, क्या मतलब हुआ? नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ, यह भावना उन्होंने पूरे देश में फैला दी। यह भावना फैलाने से क्या हुआ? ये हमेशा बोलते थे ना, जय मां भारती, जय मां भारती, भारत को अपनी माता मानते थे। राष्ट्रवाद, राज्यवाद नहीं, ध्यान दीजिएगा, कमॉन, आजकल के लीडर्स क्या कर रहे हैं? राज्यवाद, जातिवाद, धर्मवाद, लेकिन ये क्या करते थे? राष्ट्रवाद। देश को अगर एक करना है, पूरे देश को एक साथ जोड़ना है, तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग इन्होंने एस्टैब्लिश कर दी। एक बार एक कहानी सुनाता हूं, बड़े कमाल की आपको। यूनानी राजदूत आचार्य चाणक्य से मिलने आए, और जब वो महल पहुंचे, चंद्रगुप्त मौर्य के महल पहुंच के उन्होंने पूछा कि मैं आचार्य चाणक्य से मिलना चाहता हूं, वो कहां रहते हैं, उनका कक्ष कहां है, उनका कमरा कहां है, उनका महल कहां है? तो सबने बताया कि वो तो नगर के बाहर रहते हैं। ये बोले नगर के बाहर? तो एक सैनिक उनको लेके गया, चाणक्य की कुटिया की तरफ लेके गया। नगर के बाहर कहीं कच्चे रास्तों से, पगडंडी से होते हुए उनकी झोपड़ी, उनकी कुटिया तक पहुंचे, और जाकर के
जैसे ही खटखटा के अंदर गए तो उन्होंने पहले चाणक्य के चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम किया और बोला, आचार्य आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो महामंत्री हैं, आपको तो चंद्रगुप्त किसी भी समय एक अलग महल बनवा के दे देंगे, तो आप इस कुटिया में क्यों रहते हैं? चाणक्य ने जो उत्तर दिया जान के बड़ा खुशी होगी आपको। चाणक्य कहते हैं, अगर देशवासियों की कड़ी मेहनत, पसीने, खून की कमाई के दम पे मैं महल में रहूंगा तो मेरे देश की जनता को कुटिया में ही रहना पड़ेगा। कम ध्यान दीजिए, अगर आपके टैक्स के पैसे से मैं महल में रहा तो आपको कुटिया में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इसलिए मैं कुटिया में रहता हूं ताकि अपने देश के दर्द को समझ सकूं। इसीलिए कहते हैं कंट्री फर्स्ट, देश के स्वार्थ में मेरा स्वार्थ। एक बार एक चीनी नागरिक इनसे मिलने गया, इनसे पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए। वो चीनी नागरिक एक बड़ा व्यापारी था, इनसे पर्सनल गाइडेंस लेने आया और आकर के उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया, उनको नतमस्तक हुआ। तो आचार्य उस समय कुछ लिख रहे थे और उस समय जब लिख रहे थे तो उसको चीनी नागरिक को देख के उन्होंने प्रणाम किया उत्तर में। उसके बाद वहां 2 दिए पड़े थे, तेल के दिए होते थे ना उन दिनों को, बिजली लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, शैंडलियर, तेल के दिए में एक दिए को बुझाया और दूसरा दिया जला दिया। तो वो चीनी नागरिक देख के हैरान हो गया, बोला लगता है यहाँ की कोई प्रथा है देश की, भारत की, कि जब कोई गेस्ट आएगा तो एक दिए को बुझाओ दूसरा दिया जला दो। बोला गुरुदेव इस प्रथा के बारे में समझाइए। चाणक्य ने कहा ये कोई प्रथा नहीं है, वो जो पहला दिया था ना उसमें जो तेल था वो मेरे देश का तेल था, क्योंकि मैं देश के काम के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था और लिख रहा था और देश का काम इस समय कर रहा था। पर अब तुम मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेने आए हो तो मैं देश के तेल को इस्तेमाल नहीं कर सकता दिया जलाने के लिए। ये मेरा पर्सनल तेल और मेरा निजी दिया है, इसको जला रहा हूं क्योंकि पर्सनल डिस्कशन हो रही है, इस समय देश के लिए नहीं हो रही। चाणक्य की बात सुन के, उनकी ईमानदारी और राष्ट्र निष्ठा को देख के वो वही नतमस्तक हो गया, उनके चरण स्पर्श किए। चाणक्य ने इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश कर दिया, कंट्री फर्स्ट, जिसके कारण देश दोबारा टूटा ही नहीं कभी। बुद्धिमान इंसान गोपनीय ज्ञान को गोदाम में रखता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कमाल की बातें हैं। हाँ, एक जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, एक गोपनीय ज्ञान को गोदाम में, गोदाम मतलब क्या होता है, जैसे बेसमेंट में छुपा हुआ, अंदर दबा हुआ, गोदाम के अंदर। यानी कि चाणक्य कहते हैं अगर आप अपनी गोपनीय बात को पचा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, तो कैसे विश्वास कर लोगे कि दूसरा पचा लेगा या छुपा लेगा? अगर आप अपने सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाते तो दूसरा कैसे रख लेगा? इसलिए अपने कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, अपने सीक्रेट्स को सब में पब्लिक ना करें, उसको गोदाम में छुपा के रखें। यह बुद्धिमान इंसान की निशानी है। थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा बनाने का मन करता है, लेकिन आप लोग के पास समय कम है ना। तो छठा पॉइंट है, इवैल्यूएट द सेल्फ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप्स। हर रिलेशनशिप किसी ना किसी इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है संसार की, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट ना हो। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, पर वो ये कहते हैं कि अपना इंटरेस्ट और सामने वाले का इंटरेस्ट दोनों को इवैल्यूएट कर लो। अगर सामने वाले का इंटरेस्ट आपके लिए खतरनाक नहीं है, अगर सामने वाले का इंटरेस्ट आपको कोई बड़ा खतरा नहीं देने वाला, तो ऐसा रिलेशनशिप ठीक रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है। 7वां पॉइंट, कमजोरी का प्रदर्शन आपको और कमजोर बना सकता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे सांप जिसका भी जहर नहीं है उसको भी फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि ये सांप जहरीला नहीं है तो उस सांप का बड़ा बुरा हाल किया जाएगा, उसको लोग बहुत तंग करेंगे। जब कृष्ण भी गीता सुना रहे थे और देखा कि अर्जुन अभी थोड़ा उबासी ले रहा है बीच में, अच्छा चल रहा है गीता, तभी कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। जैसे कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन क्या बोलो, सॉरी सॉरी भगवान, सब समझ आ गया, सॉरी सॉरी, वापस आ जाओ। तो कभी ज्यादा अपनी कमजोरी के बारे में पता ना लगने दो, नहीं तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, आपको कंट्रोल कर लेंगे। आपको डसने का जरूरत नहीं है, लेकिन फन दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि मछुआरा भी कुछ पाने के लिए पहले जल में उतरता है। इसका मतलब क्या है, रिस्क लेना जरूरी है। द बिगेस्ट रिस्क दैट यू कैन टेक इन योर लाइफ इज by not taking any risk at all। 9th पॉइंट है, मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। मूर्ख व्यक्ति से हमेशा दूर रहना ठीक है, क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो पहला आपका समय बर्बाद करेंगे, दूसरा अपने बुद्धि के स्तर के नीचे आपको बराबर लाएंगे, और उसके बाद तीसरा आपको पीट पीट के आपको तंग करेंगे। और इसलिए अच्छा क्या है, उनसे दूर ही रहो। अगला पॉइंट है, दूध की आवश्यकता पूरी करने के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दूध चाहिए तो हथनी ना पालें। हाथी जो है ना, एक एक्सपेंडिचर का सूचक है, यानी कि जब भी कुछ एक्सपेंशन कर रहे हो किसी जरूरत के लिए, अननेसेसरी बड़े बड़े एक्सपेंडिचर करने की जगह कोशिश करें कि अपने आप को एकदम स्लिम, एसेट लाइट रखें। आपने मेरा मॉडल सुना ना, फ्लाई लाइट, एसेट लाइट, ये चाणक्य पंडित ने उस समय सिखाया था कि जब भी एक्सपेंशन कर रहा हो कोशिश करें कि कम धन के अंदर किया जा सके। हथनी के बिना ही दूध का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है। जब आपको पेट्रोल भरवाना हो गाड़ी में तो आप पेट्रोल पंप नहीं खरीदते हैं। जब आपको घर में दूध 2 लीटर मंगाना हो तो आप 10 गाय नहीं खरीद लेते हैं। उसी प्रकार जब आपको एक्सपेंशन करना हो, जबरदस्ती अपने एसेट ना बिल्ड करें, फ्लाई लाइट। 11वां सूत्र है, शराबी के हाथ में
दूध का ग्लास भी शराबी समझा जाता है। क्या मतलब हुआ? जो बुरे लोग हैं ना, देखिए आप जहां काम करते हैं, अपने ऑफिस में अगर आप नौकरी करते हैं तो कभी भी कामचोर आलसी लोगों के साथ दोस्ती ना रखें, नहीं तो आपका बॉस आपको कभी पसंद नहीं करेगा। ऐसे लोग जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, ऐसे लोग जो कंपनी में पैरासाइट हैं, उनसे अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर लें, क्योंकि जब भी बॉस आपको उनके साथ देखेगा तो आपको उनके जैसा ही समझेगा, भले ही आप कितने अच्छे कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो। अपने इंप्रेशन को बनाए रखने के लिए ईमानदार लोगों से दोस्ती करें, क्योंकि बॉस को हमेशा अलर्ट और कमिटेड लोग ही पसंद आते हैं। और 12वां पॉइंट है क्वालिटी एनहांसमेंट। चाणक्य क्वालिटी एनहांसमेंट पे बहुत जोर देते थे। जिस प्रकार एक लकड़ी में दीमक लगी हुई लकड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार किसी राज्य का शासक अगर अशिक्षित है तो वो राज्य का कल्याण कभी नहीं कर सकता। देखिए, विद्या ही निर्धन का धन है। कमॉन, एक बात और, क्या? विद्या ही निर्धन का धन है। विद्या एक ऐसी चीज है जो कभी चोर भी चुरा नहीं सकता, दुनिया में कोई चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए विद्या पे वो शिक्षक होने के नाते उन्होंने शिक्षा देकर के ही चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था। इसीलिए चाणक्य पंडित कहते थे कि धर्म और जाति के हिसाब से शासक को नहीं चुना जाना चाहिए, काबिलियत के हिसाब से शासक को चुना जाना चाहिए। ये आज के वोटिंग सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपने धर्म और जातियों के चक्कर में गलत जगह वोट दे आते हैं। वोट हमेशा उसको देना चाहिए जो काबिल है, वो नहीं जो आपकी जात का आपके धर्म का है। जो काबिल है, काबिल व्यक्ति ही एक्चुअली देश को बदल सकता है। आप जाति और धर्म देश को नहीं बदल पाएगी। हां, एक बात और, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता अगर उसके पास ज्ञान नॉलेज की कमी हो।